शाइस्ता खान 3 साल तक मावल में लूटपाट करता रहा। शाइस्ता खान की इन हरकतों का जवाब देने के लिए अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान की 4 अंगुलियां कट गई और उसके बेटे अबुल फतेह को मराठों ने मौत के घाट उतार दिया। इस समय तक शिवाजी का खजाना लगभग खत्म हो चुका था। अपने खत्म हो चुके खजाने को फिर से भरने के लिए 1664 में शिवाजी ने बंदरगाह शहर सूरत को लूट लिया। सूरत मुगलों के लिए समृद्ध और मुनाफे वाला व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 13 फरवरी 1665 को शिवाजी ने वर्तमान कर्नाटक में पुर्तगालियों के कब्जे वाले बसरूर पर भी नौसैनिक हमला किया और एक बड़ी लूट हासिल की। 1665 के मध्य में जब मुगल सेना ने पुरंदर के किले को घेर लिया और कब्जे के करीब पहुंच गई, तब शिवाजी और जयसिंह के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह ने पुरंदर की संधि पर दस्तखत किए। शिवाजी अपने 23 किलों को छोड़ने को राजी हो गए। उनके पास अब 12 किले बचे, लेकिन औरंगजेब इस संधि के लिए तैयार नहीं था। औरंगजेब को लग रहा था कि दक्कन में उसके विस्तार के सामने मराठा ही उसे चुनौती दे सकते हैं। हालांकि बाद में व्यक्तिगत रूप से नापसंद होने के बाद भी राजा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि करने पर अपनी हामी भर दी। इस संधि के बाद शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में बुलाने की कोशिश शुरू हुई। जयसिंह ने बीड़ा उठाया था कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाने के लिए मनाएंगे, लेकिन पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर भरोसा नहीं था। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी को ये उम्मीद दिलाई कि हो सकता है औरंगजेब शिवाजी से मुलाकात के बाद उन्हें दक्कन में अपना सूबेदार बना दे और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए शिवाजी के नेतृत्व में एक फौज भेजे। ये सिर्फ कयास थे। औरंगजेब ने इस तरह का कोई वायदा नहीं किया था। इस मान मनोवल के बाद मुगलों के निमंत्रण पर शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंच गए। उस वक्त मुगलों के दरबार में सिर्फ बादशाह ही बैठा करते थे और बाकी दरबारी खड़े रहा करते थे। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उन्हें 5000 की मनसबदारी दी गई, लेकिन शिवाजी नाराज हो गए क्योंकि वो कम से कम 7000 की मनसबदारी चाहते थे। उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। औरंगजेब ने इसे अपना अपमान समझा और शिवाजी को नजरबंद करा दिया। अब शिवाजी समझ चुके थे कि पुरंदर की संधि दरअसल केवल छलावा मात्र है। औरंगजेब का असल इरादा तो शिवाजी की हत्या करने का था। लेकिन इसके पहले कि औरंगजेब अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, शिवाजी औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देकर फरार हो गए। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी किले से भागने में कामयाब हुए। ऑड्री ट्रस्के औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि शिवाजी उन सैनिकों को रिश्वत देकर निकलने में सफल रहे जिन्हें उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो उन बड़ी टोकरों में बैठकर निकल भागे जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया गया था। किले से निकलकर शिवाजी ने साधु का भेष बनाया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गए। इतिहासकार जेएल मेहता की किताब एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया के मुताबिक आगरा से निकलने के बाद शिवाजी का महाराष्ट्र में भव्य स्वागत हुआ। आगरा के प्रकरण ने मुगलों के खिलाफ शिवाजी को एक ऐसी शक्ति के तौर पर उभारा जो औरंगजेब को टक्कर देने का मादा रखता था। औरंगजेब ने शिवाजी को बीजापुर पर हमला करने की भी अनुमति दे दी, जिस पर आदिल शाही वंश का शासन था। कमजोर सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया और शिवाजी को सरदेश मुखी और चौथाई के अधिकार दे दिए। शिवाजी और मुगलों के बीच शांति 1670 तक ही चली। इसके बाद औरंगजेब को शिवाजी और मुअज्जम के बीच घनिष्ठ संबंधों पर संदेह होने लगा। उसे लगा कि शायद मुअज्जम शिवाजी से रिश्वत ले रहा है। उसने सोचा कि अगर ये संदेह सच हुआ तो शिवाजी औरंगजेब के सिंहासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इस वक्त औरंगजेब अफगानों से लड़ने में व्यस्त था, जिससे दक्कन में उसने अपनी सेना बहुत कम कर दी थी। औरंगजेब के संदेह ने शिवाजी और मुगलों के बीच शांतिकाल को खत्म कर दिया। मुगलों ने कुछ साल पहले उधार दी गई रकम वापस पाने के लिए शिवाजी से बरार की जागीर छीन ली। जवाब में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ फिर से आक्रमण शुरू कर दिया।
शिवाजी ने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से शिकस्त दी। पुरंदर की संधि में जिन राज्यों को शिवाजी ने मुगलों को दिया था, कुछ ही महीनों में उन इलाकों पर दोबारा उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। नए हमलों से तिलमिलाए औरंगजेब ने सूरत से लौटते वक्त शिवाजी को रोकने के लिए दाऊद खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन ये सेना भी वर्तमान नासिक के पास वाणी डिंडोरी की लड़ाई में हार गई। अपने नए अभियान के दौरान शिवाजी ने बीजापुर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। बहरहाल 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद उन्होंने हिंदवी स्वराज का ऐलान किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। हालांकि शिवाजी का साम्राज्य अभी भी मुगलों के मुकाबले बहुत छोटा था। उन्हें इस बात का एहसास था कि इस तरह मुगलों का मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने का निर्णय लिया। शिवाजी ने सोचा कि अगर वो दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं और वहां अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं तो दक्षिण और उत्तर के बीच की सीमा को वो रक्षा कवच की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवाजी ने योजना बनाई कि मराठे पहले मुगलों पर छोटे छोटे आक्रमण करेंगे और जब मुगल सेना हमला शुरू करेगी तो वे दक्षिण की तरफ पीछे हटेंगे। इससे होता ये कि मुगलों की विशाल सेना अपने संसाधनों के साथ बहुत आगे तक नहीं जा पाती। इससे जंग लंबी खिंचती और मुगल सैनिक थक जाते। इसके बाद शिवाजी की सेना उन पर हमला कर जीत हासिल करती। इसी योजना के तहत अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति दक्षिण की ओर बढ़ गए। इस अभियान को उन्होंने दक्षिण दिग्विजय नाम दिया। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो सके इसलिए शिवाजी ने औरंगाबाद के सूबेदार और गोलकुंडा के कुतुब शाह के साथ संधि कर ली। उनका यह अभियान 1676 से 1678 तक चला। शिवाजी का साम्राज्य मुंबई के दक्षिण में कोंकण से लेकर पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़ और मैसूर तक फैल चुका था। औरंगजेब को चुनौती देने के साथ शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करते रहे, पर मराठों के साथ औरंगजेब की अदावत फिर भी खत्म नहीं हुई। 1680 में शिवाजी महाराज की मौत के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने राजकाज संभाला। 1681 में औरंगजेब के बगावती बेटे अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दी। औरंगजेब अब संभाजी के पीछे पड़ा और उसकी नजर फिर से दक्षिण पर गड़ गई। हालांकि संभाजी महाराज की शूरवीरता की वजह से औरंगजेब के लिए मुश्किलें फिर भी जस की तस रही। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे के बहनोई गानोजी शिर्के ने उन्हें धोखा दिया। गानोजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला कर दिया। मराठों और मुगल सेना के बीच यहाँ भीषण संघर्ष हुआ। इस समय तक मराठों की ताकत कम हो चुकी थी। मराठा योद्धा अचानक हुए दुश्मन के हमलों का जवाब नहीं दे सके। इस युद्ध में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बर्बर हत्या करा दी। आगरा से शिवाजी के बच निकलने, सूरत पर उनके दूसरे हमले और 23 किलों पर दोबारा कब्जा किए जाने के बाद औरंगजेब के पास दक्षिण कूच करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अपने निधन से पहले शिवाजी ने औरंगजेब को मजबूर कर दिया था कि वो दक्षिण में अपने घटते हुए असर को दोबारा पाने के लिए वहां मार्च करे। यही हुआ भी और अपनी मौत तक औरंगजेब उत्तर भारत लौट नहीं सका। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉडर्न रिव्यू में एक लेख में लिखा कि शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, शिवाजी हिंदू राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रतीक थे। हालांकि उनका हिंदू राज्य हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। उनकी सोच समावेशी थी। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक जैसा समझते थे। वो धर्म के आधार पर भेदभाव को घिनौना और अनैतिक मानते थे। उनकी सेना में मराठों और दूसरे हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी शामिल किया जाता था। उनकी नौसेना के 2 आला अधिकारी दारिया सारंग वेंतजी और दौलत खान मुसलमान थे। उनके एक और आला सैनिक अफसर नूर बेग थे जो मुसलमान थे। शिवाजी ने अपने सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठानों को अपनी सेना में शामिल किया था। शिवाजी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने सैनिकों को निर्देश दिया था कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोई भी सैनिक महिलाओं के साथ बुरा सलूक करता पाया जाएगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी।